तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक। 11वां टॉपिक है। 10 टॉपिक अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। 11वें टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ मास। क्या है सेंटर ऑफ मास? देखो शब्द है सेंटर ऑफ मास। मास से भली भांति आप वाकिफ हो। सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ है? सेंटर ऑफ मास गौर से देखो, इधर दिखाओ। क्या ये बोतल आपको दिखाई दे रहा है? ये अपनी जगह पे रुका हुआ है, सही है, स्टेबल है। मैं चाहता हूँ कि ये बोतल ऐसा खड़ा रहे। ये थोड़ा सा इंक्लाइंड सरफेस है, क्या ऐसा खड़ा हो पाएगा? हो भी जाएगा, लेकिन कहाँ पे? अगर प्लेन सरफेस हो तो, लेकिन सरफेस प्लेन नहीं है। मैं इसको ऐसा खड़ा करना चाह रहा हूँ, ये खड़ा नहीं हो पा रहा है। हो भी सकता है कब? अगर सरफेस यहाँ का प्लेन हो जाए तो। जैसे कि अब मैंने इसको बैलेंस कर लिया उल्टा भी, हालांकि सरफेस इंक्लाइंड है, फिर भी हमने इसको उल्टा बैलेंस कर लिया। किसकी मदद से? किसकी मदद से? सेंटर ऑफ मास की वजह से। हालांकि इसको ऐसा खड़ा करना इंक्लाइंड प्लेन पे थोड़ा असंभव है, लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ मास को बैलेंस कर पाओ तो आप किसी भी चीज़ को बैलेंस कर पाओगे। अच्छा ध्यान दो, मान लो आपने कभी चाइनीज़ अगर मूवी देखा हुआ होगा तो उन लोगों को आपने देखा होगा कि वो फुटबॉल के उल्टे हो जाते हैं। ऊपर पैर करते हैं, नीचे मुंडी कर लेते हैं और अंगूठा उसके ऊपर पूरा का पूरा बैलेंस संभाल लेते हैं। क्या सामान्य इंसान के लिए ये शक्य है? पॉसिबल है? नहीं। ये चाइनीज़ लोग जो कराटे वराटे खेलने वाले लोग हैं, ये आमतौर पे ऐसा कर लेते हैं, सही है, होता है ना ऐसे। किसके सहारे? वो एक अंगूठे के बलबूते पे पूरा का पूरा वजन बैलेंस करते हैं। सेंटर ऑफ मास। इसलिए सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंटर ऑफ मास हमें पढ़ना क्यों है? सेंटर ऑफ मास पढ़ना क्यों है? ध्यान दो, अभी तक अपन जो पढ़ते आए थे, क्या क्या पढ़े अपन पढ़े कि F = माँ होता है। अपन पढ़े मोमेंटम = मास इंटू वेलोसिटी होता है। पढ़े हैं ऐसी चीज़ें? पढ़े हैं ना। अपन बोले थे कि कोई गेंद है, किसी गेंद को ऐसा फेंको, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी तो गेंद यहाँ से यहाँ तक जाएगी। तो हमने उसके ऊपर की कई सारी चीज़ें निकाली थी। कभी वेलोसिटी निकाली, कभी फोर्स निकाला, कभी कुछ निकाला, कभी टाइम निकाला, कितने समय में जाएगा वो निकाला, कभी रेंज निकाला, कभी हाइट निकाली, बहुत सारी चीज़ें निकाली। और उसके लिए हमने इस इक्वेशन का या इस इक्वेशन का, अलग अलग इक्वेशन का इस्तेमाल किया। जब हम कहते हैं फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, जैसे कि समझने के लिए ये जो गेंद है, इस गेंद को मैंने पकड़ लिया। और कभी क्रिकेट देखे हो? कोई स्पिनर होता है, स्पिनर, कोई क्रिकेटर स्पिनर होता है, कोई फास्ट बॉल डालता है, कोई स्पिन डालता है, कोई वो बाउंसर कुछ होते हैं। मैं तो कभी क्रिकेट देखता नहीं बहरहाल, लेकिन एक चीज़ उतनी पता है कि किसी गेंद को आप पकड़ लो और उसको आप ऐसे घुमा के छोड़ दो, स्पिन करके। आपने उसको पकड़ा और क्या किया? आपने उसको स्पिन करके छोड़ दिया, घुमा के छोड़ दिया। अब जब स्पिन करके आपने छोड़ा, हाँ रज़ाक, ये स्पिन है, दूसरा कुछ नहीं है ये। हाँ, ये लेके जाने का कोई मामला नहीं है। गेंद है, गेंद हाथ में, डब्बा नहीं है, गेंद है और गेंद को आपने स्पिन करवा डाला है। जब गेंद को आप स्पिन करके फेंक रहे हो, मान लो यही गेंद जो अभी तक अपन फेंक रहे थे ऐसे, उसको स्पिन कराया, स्पिन, तो गेंद ऐसे 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 स्पिन करते 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 आगे जाएगी। क्या गेंद के ऊपर अगर कहीं पे भी मैं एक पार्टिकल कंसिडर करूं, फिर से मैंने गेंद के ऊपर आपको एक छोटी सी मक्खी बनाया, छाछू किया, आप एक मक्खी बन गए, और मक्खी बना के आपके दोनों पंखों को फेविकॉल से मैंने वहाँ पे जोड़ दिया। ओके,
चिपकाया भैया फेविकॉल से। ओके, तो फेविकॉल से आप चिपक गए। अब गेंद को मैंने स्पिन करके फेंका। हाँ, यहाँ पे एक बुरी चीज़ हो सकती है कि गेंद घूमते घूमते गई और जब ज़मीन पे टकराई तो आप जहाँ पे चिपके थे वहीं पे टकराई, सब बाहर आया। ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। आप ऐसी गेंद को आप ऐसे फेंक रहे हो कि आप ज़मीन पे यहाँ पे नीचे आप ना आओ, है कि नहीं तो आप आ जाओगे तो पूरा का पूरा मटेरियल भाई साहब बाहर आ सकता है। मान लो जब गेंद यहाँ पे गिरी तब आप यहाँ पे चिपके हुए थे। समझने के लिए, जब गेंद ऐसे घूम रहे तो आप घूम रहे हो। अब मुझको बोला गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन की जब बात कर रहे थे तो अपन इस मोशन को एनालाइज करते थे। प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको हम एनालाइज करते थे, कैसे जा रहा है, उसका पाथ कौन सा है, पैराबोलिक पाथ है, फला पाथ है। पैराबोलिक पाथ करके वो यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, उसका इधर वाला कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, इधर वाला कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट, सब एनालाइज किया जाता था। पर जब आप मक्खी बन के बैठे हो, मैंने कहा आपका मोशन कैसा रहा ये एक्सप्लेन करो। कैसे करोगे? आप घूम रहे हो, समझ रहे हो, आप एक मोशन परफॉर्म कर रहे हो, शायद रोटेशनल मोशन भी, शायद और किसी अन्य का मोशन भी, आप कंटिन्यूअसली ऐसे घूम रहे हो। हेलो, आप जो मोशन परफॉर्म कर रहे हो, आप जो मोशन परफॉर्म कर रहे हो, पैराबोलिक पाथ में तो जा रही है बॉडी, लेकिन पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करते करते घूम रहे हो आप ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो? गेटिंग इट? यानी कोई बॉल को अगर ऐसा स्पिन करके छोड़ दे, स्पिन करके, तो गेंद कंटिन्यूअसली घूम रही है ऐसे। सही है, गेंद कंटिन्यूअसली घूम रही है कि नहीं? दया, कुछ गड़बड़ है कि नहीं? क्या गड़बड़ है? गेंद पूरी तरीके से क्या होती जा रही है? घूमती हुई जा रही है, और घूमते घूमते मोशन भी परफॉर्म कर रही है, आगे भी जा रही है। देखो, एक तो उसका मोशन एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है, और एक्स और वाई के विपरीत, एक्स और वाई के विपरीत गोल 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 घूमते हुए भी जा रहा है। एक्स में आगे जा रहा है, वाई में ऊपर जा रहा है, और उसके साथ ही उसका जो मोशन है वो गोल 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 गोल, मान लो जैसे कि रोलिंग या रोटेशनल मोशन करते हुए जा रहा है, रोटेशनल टाइप का मोशन करते जा रहा है। यानी इस मोशन में इस मक्खी को, जो कि आप बने हुए हो, उसका अगर मोशन एनालाइज करना हमने निर्धारित किया तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। बात ये नहीं है कि अपन नहीं कर पाएंगे, बात ये है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। समझ रहे हो? अच्छा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको मैं फेंकूं, कैच कर पाएंगे? इसको अगर मैं फेंकूं इस प्रकार से, ध्यान दो, इसको अगर मैं फेंकूं, वेरी गुड, जब फेंका जा रहा है, जब फेंका जा रहा है तो उसका मोशन देखो, मोशन अच्छे से देखने की कोशिश करो। पेन है, पेन को जब हमने फेंका तो ये छोर नीचे आया, ये छोर ऊपर गया, और ये कंटिन्यूअसली फिर ऐसे 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 करते करते घूमता हुआ गया। समझ पा रहे हो? इसको अगर हम फेंके, इसको अगर हम फेंके तो फेंकने के बाद इसका मोशन एनालाइज करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। अगर किसी एक पॉइंट का मोशन मैं कहूँ कि एनालाइज करके देखो तो डिफ़िकल्ट होगा। अब केवल मात्र इसके केंद्र की तरफ देखो, केवल मात्र सेंटर की तरफ देखो, पूरा पेन मत देखो। किधर देखना है आप? केवल सेंटर की तरफ देखो। अगर सेंटर की तरफ देखोगे, अगर सेंटर की तरफ देखोगे तो ठीक से एनालाइज करना। अगर सेंटर की तरफ देखोगे तो आपको दिखेगा कि सेंटर मात्र एक ही जगह पे है। सेंटर केवल मात्र पैराबोलिक पाथ ही परफॉर्म कर रहा है। समझ रहे हो? सेंटर की अगर बात की जाए, अगर आप पूरे पेन की बात करोगे तो पेन मात्र ये वाला छोर कभी नीचे जा रहा, कभी ऊपर आ रहा, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, ऐसा गोल 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 घूमते जा रहा है। लेकिन उसका जो सेंटर है, वो सेंटर मात्र एक ही जगह पे बना हुआ है। वो क्या कर रहा है? पैराबोलिक पाथ परफॉर्म कर रहा है।
तो अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे ना बच्चों, अभी तक जितने आर्टिकल अपन पढ़ रहे थे वो अपन सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करके ही पढ़ रहे थे। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन था ये किस चीज का एक्सेलरेशन था? ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी का ही एक्सेलरेशन था। हम जिसको मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये किसकी वेलोसिटी थी? ये सेंटर ऑफ मास की ही वेलोसिटी थी ऑफ द बॉडी। समझ रहे हो? बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है ये उसी की वेलोसिटी थी। उसी की वेलोसिटी को अपन एनालाइज अभी तक कर रहे थे, केवल बात हमें पता नहीं थी। समझ में आया? कई बार पिछले एग्जाम्पल्स में मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया था कि हमने किसी चीज़ पे फोर्स लगाया। मान लो हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया। फोर्स जैसे ही लगाऊंगा बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर देगी। फोर्स देखो जैसे ही लगा बॉडी ने मोशन करना शुरू किया। बॉडी गोल 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 घूमते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे गई। लेकिन मुझे बोलो, क्या जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे गई, जब वो यूं ऐसा 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 करके जा रही थी, तो इस सब में गौर करो, उसका जो सेंटर ऑफ मास था यहाँ पे, मेरे हाथ जहाँ पे मैंने पकड़े हुए हैं, उसकी पोजीशन देखो चेंज हो रही है क्या? वो एक ही जगह पे है। बॉटल के अन्य हिस्से मात्र बदल रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपना अपना एक ही पैराबोलिक पाथ करके जा रहा है। यानी हमने अभी तक जितने मोशन परफॉर्म किए हैं, जिसमें हम अभी तक बोलते थे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसमें हम एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का लेते थे। P इज इक्वल टू mv में हम वेलोसिटी किसकी लेते थे? सेंटर ऑफ मास। अब सवाल है, ये सेंटर ऑफ मास है क्या चीज़? सवाल क्या है? सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ है? तो सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है द पॉइंट, ऐसा पॉइंट at which whole mass of the body can be supposed to be concentrated बॉडी के अंदर का वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी का पूरा मास जमा हो गया है, ऐसा अपन मान सकते हैं। उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब जो भी बॉडी सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं, कैसी बॉडी होती है? सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं। जो भी बॉडी सिमेट्रिकल होती हैं, सिमेट्रिकल बॉडीज या जिनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का तो मतलब समझ रहे हो ना, हर जगह पे सेम। ऐसी बॉडीज, जिन बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म होता है, यानी हर जगह क्या होता है? सेम होता है। हर जगह पे जिनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास को जो बनाया गया है, रखा गया है, वो अगर सेम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्पीयर है, लग रहा है क्या? नहीं भी लगा तो कंसिडर कर लो कि स्पीयर है। ओके, कोई स्फेरिकल बॉडी है, तो स्फेरिकल बॉडी का भरा हुआ स्फीयर है, भरा हुआ, हॉलो स्फीयर होता है, भरा हुआ स्फीयर होता है। मान लो भरा हुआ स्फीयर है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हर जगह पे कैसा होगा? सेम। अगर इक्विवेलेंट है, हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? वो होता है सेंटर पे। कहाँ पे होगा? अगर हॉलो भी है, अगर ये स्फीयर हॉलो भी है, जैसे कि वो प्लास्टिक का बॉल आता है कि नहीं, ऊपर ही एक लेयर होती है, अंदर कुछ होता नहीं है, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा बच्चों? एट द सेंटर। मान लो कोई रॉड है, रॉड है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है? यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिकल बॉडी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा बच्चों? एट इट्स सेंटर। मान लो कोई रिंग है, क्या है?
रिंग है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है, यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म है तो ऐसी केस में उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, एट द सेंटर। जितनी भी बॉडियाँ जिनका शेप सिमेट्रिकल है, जो भी बॉडियाँ जिनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म तरह का है, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, एट इट्स सेंटर। मान लो जैसे कि कोई स्फीयर है, नहीं कोई स्क्वायर है, स्क्वायर, ओके, और सब तरफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेम है, तो ये कहाँ पे आएगा, एट इट्स सेंटर। क्या बात यहाँ तक चमकी, ओके। फॉर ऑल द बॉडीज इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज यूनिफॉर्म, सेंटर ऑफ मास विल बी एट इट्स सेंटर। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एट इट्स सेंटर। अब अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जिम चले गए, जिम में आपने एक डंबल उठाया, डंबल के इस साइड में मान लो 2 kg का मास था, और आपने इधर की तरफ 5 kg का मास लगाया, इधर 2 kg और इधर 5 kg, तो सेंटर ऑफ मास अब कहाँ होगा, 5 kg की थोड़ा सा तरफ है कि नहीं, एग्जैक्ट कहाँ होगा वो पता नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि जैसे मान लो यहाँ पे 2 kg लगाया और यहाँ पे भी 2 kg लगाया, इधर 2 kg इधर 2 kg, तो कहाँ होगा, सेंटर में, एट इट सेंटर। अब अगर सेंटर में होगा तो इधर 2 kg है लेकिन इधर 5 kg है, स्वाभाविक है सेंटर से कुछ इधर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, है कि नहीं। जैसे आप उसको उठाओगे तो वो 5 kg की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा, सेंटर से उठाओगे तो 5 kg की तरफ झुक जाएगा, वो एग्जैक्ट कहाँ पे आएगा, ऐसे केस में कहाँ पे आएगा, इसी के लिए चैप्टर को पढ़ना है, इसीलिए टॉपिक को पढ़ना है, समझ गए। अब क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये समझते हैं, पहले इसको उतार लो, अच्छे से उतार लो। मान लो बच्चों अगर आपको मास ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड दिया, अब इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास नहीं है, जैसे कि इसमें था, इसमें था, इसमें था, इसमें था, पहले वाले डंबल में भी था। आप जिम मारने गए लेकिन यहाँ पे जो डंबल लगाए गए, इधर था 2 kg उधर था 5 kg। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए एक फार्मूला है, ध्यान दिया जाए। मान लो ये अपना ओरिजिन पॉइंट 0 0, यहाँ से आपको R1 दूरी पे एक मास दे दिया, मान लो मास M1, और यहाँ से आपको कुछ R2 दूरी पे मास दिया M2। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, इन दोनों के कहीं पे बीच में। मान लो वो कहीं पे आया यहाँ पे, समझने के लिए, जिसको हमने कहा RCOM, ओके, ठीक, हमने उसको कहा RCOM। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, R डिस्टेंस पे आ रहा है, ओके। कहाँ से आ रहा है, मान लो ओरिजिन से आ रहा है, RCOM R डिस्टेंस से आ रहा है। इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाएं फिर बच्चों, कहाँ पे आ रहा है, तो इसके लिए फार्मूला बना RCOM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2, अगर और भी पार्टिकल होंगे तो प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस सो ऑन अप टू n पार्टिकल्स। अब आम तौर पे जनरली हमें तो 2 ही पार्टिकल दिए जाते हैं, तो अपने लिए फार्मूला क्या बनेगा,
आर कॉम इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो आया आर के लिए है कि नहीं, आर कहाँ पे लाई कर रहा है, ये तो आर की कीमत आई। हमें चाहिए कि वो x एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस से कितना दूर है। x डायरेक्शन में कितना आ रहा है दूर, y डायरेक्शन में कितना दूर आ रहा है। तो हमने उसी को कहा x कॉम इज इक्वल टू, उसके x कोऑर्डिनेट पकड़ लो, उसको कहो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर y कॉम निकालना है y डायरेक्शन में तो लिखो y1 m1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर z में भी मिलने वाले हों तो कहो z कॉम इज इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बहुत आसान मामला है, बहुत से भी ज़्यादा आसान मामला है, समझने की कोशिश करो। क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लो एक मास है m, मास कितना है बच्चों, m मास है, और एक मास उससे 3 मीटर की दूरी पे रखा गया है, मान लो 2m, एक m है एक 2m है। आपको पूछा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, आपको क्या पूछे, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। तो हम अब यहाँ पे ओरिजिन कहाँ माने, ओरिजिन तो है नहीं, तो आपको ओरिजिन किसी भी पॉइंट पे माननी है। चाहे तो यहाँ मान लो, आपकी मर्जी हुई तो यहाँ मान लो, दोनों के बीच में आपकी मर्जी हुई तो यहाँ मान लो। अपन समझने के लिए मानेंगे यहाँ पे ओरिजिन है। अब मुझको बोलो, अगर ओरिजिन यहाँ पे है तो क्या ये केवल x डायरेक्शन में ही है, बॉडी कहाँ पे रखी है, केवल x डायरेक्शन में। अगर मैं कोई स्क्वायर वेयर बनाता था तो बॉडी x में भी थी y में भी थी, लेकिन ये वाली जो बॉडी है, ये बॉडी किस में है, केवल मात्र x में है। समझ रहे हो, केवल x में है। इसका मतलब हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, केवल मात्र x कोऑर्डिनेट ही मिलेगा। तो हमने कहा x कोऑर्डिनेट होता है अपना x कॉम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। बोलो m1 की कीमत कितनी, पहला मास कितना दिया है m, दूसरा मास m2 वो कितना दिया है 2m, और ये इससे कितनी दूरी पे दिया है 3 मीटर की दूरी पे। अगर यहाँ पे ओरिजिन है तो इसका मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 0, y कोऑर्डिनेट कितना है 0, और यहाँ से ये 3 मीटर दूर है x में। इसका मतलब यहाँ का जो x1 और y1 आएगा, x2 y2 बोलो इसको, है कि नहीं, x1 y1 तो यहाँ पे होंगे आपके x1 एंड y1 ओरिजिन पॉइंट पे, x2 y2 यहाँ पे पकड़ो। तो x2 की कीमत कितनी है, कितने दूर है 3 मीटर, यानी x2 की कीमत कितनी है 3, और y2 क्या y डायरेक्शन में कुछ है उसका वैल्यू नहीं, यानी कि 0। समझ में आया, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x कॉम इज इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना है m इंटू x1 का वैल्यू कितना है 0 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 2m इंटू x2 का वैल्यू कितना है 3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 m प्लस 2m m1 प्लस m2 m प्लस 2m। दिस इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0, ये आया 3 2 6m डिवाइडेड बाई 2m प्लस m 3m, m ने m को काटा, इसने इसको काटा, तो ये आया 2 मीटर। x कॉम की कीमत क्या आई बच्चों 2 मीटर। यानी ओरिजिन जहाँ पे पकड़ी थी हमने, ओरिजिन से ध्यान दो, समझ में आता है क्या, ये अगर टोटल 3 है, ये अगर टोटल 3 है तो यहाँ पे शायद 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3। समझ रहे हो, तो यहाँ से अपना सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे x कॉम कितना 2 मीटर पे।
समझ रहे हो? यानी अगर ये डंबल है, मान लो समझने के लिए, अगर ये डंबल है, इधर 1 किलो लगाया आपने, इधर 2 किलो लगाया, तो आप अगर सेंटर में पकड़ेंगे ना, सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में पकड़ेंगे ना, तो वो इधर की तरफ झुक जाएगा। आपको कहाँ पकड़ना पड़ेगा? 2 मीटर पे पकड़ना पड़ेगा। जब 2m पे पकड़ोगे उसको, 2m पे पकड़ोगे तो वो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास को आपने क्या कर लिया? बैलेंस कर। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो इधर की तरफ वजन ज़्यादा है, इधर की तरफ वजन ज़्यादा है और इधर की तरफ कम, तो आप जब इसको बैलेंस करोगे, आपको उसका सेंटर ऑफ मास बैलेंस करना पड़ेगा। समझ रहे हो? एक उंगली पे भी शायद किया जा सकता होगा, लेकिन कब? उसका सेंटर ऑफ मास अगर आपने बैलेंस कर लिया तो। अगर यही मैं सेंटर छोड़ के इधर की तरफ यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करूँ तो ये नीचे गिर जाएगा, तो ये नीचे गिर जाएगा। अगर मैं इधर बहुत ज़्यादा, तो भी नीचे गिर जाएगा। अगर उसका सेंटर ऑफ मास हम पकड़ने की, अगर मैं इसको एग्जैक्ट बीच में पकड़ूं तो भी ये गिरेगा। बोलो क्यों? क्योंकि जो कैप है, कैप, उसकी वजह से इधर का वजन थोड़ा सा बड़ा हुआ है। एग्जैक्ट सेंटर में भी पकड़ूंगा तो वो गिर जाएगा। सेंटर से हल्का सा, सेंटर से हल्का सा, थोड़ा सा मुझे इस साइड में आना पड़ेगा। समझ रहे हो? तब जाके बैलेंस होगा। ये एग्जैक्ट सेंटर पे है क्या? सेंटर से थोड़ा सा हल्का सा किधर है? इस साइड में, तब जाके बैलेंस होगा। अगर हम सेंटर में पकड़ने की कोशिश करें तो वो गिर जाएगा। समझ में आया? वेरी गुड। उतार लो। करके दिखाना है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। देखो एक ही फिंगर पे। हाँ, डरना नहीं है। सेंटर ऑफ मास वो स्थिर होना चाहिए। जब तक स्थिर ना हो तब तक हम पकड़ेंगे नहीं कि वो बैलेंस हो गया है। वो स्थिर होना चाहिए। हो जाएगा। आप केवल डरिए नहीं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो सेंटर ऑफ मास, हर चीज़ को बैलेंस किया जा सकता है। सेंटर ऑफ मास को अगर आप पकड़ लें अच्छे तरीके से तो ये बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अपने पास क्या बहुत बड़ा डंडा है कोई? हाँ, अपने पास बड़ा डंडा है क्या कोई? इधर ध्यान दो, सभी लोग इधर ध्यान दो। एक एक्सपेरिमेंट घर पे जाके करके देखना। इस डंडी को जब हम ऐसा पकड़ेंगे और इसके ऊपर के छोर को देखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ओके, लेकिन यही अगर आप इसको नीचे देखोगे ना तो ये कभी बैलेंस नहीं होगा। नीचे देखते रहोगे तो। एक बड़ी डंडी लेनी है आपको, उसके ऊपर के छोर को देखना है और उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है तो वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आप अगर उसके निचले छोर को, बड़ी वाली डंडी को देखते रहोगे तो वो बैलेंस कभी नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है उसमें आपको डिफ़िकल्टी मिलती है। बहुत प्यारा सवाल देते हैं एक। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है। चलो ध्यान दो बच्चों। मान लो हमने कहा एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। क्या स्क्वायर की तरह लग रहा है? मान लो यहाँ पे मास है m, यहाँ है 2m, यहाँ है 3m, यहाँ है 4m, m 2m 3m 4m। को बोला गया इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? अब क्या करें जब किसी को ओरिजिन पता ना हो? अब क्या करें? ओरिजिन कहाँ पे रखें? बोलो।
ओरिजिन कहाँ पे रखें? आप बोलो, कहीं पे भी रख सकते हैं ओरिजिन, कहीं भी मान सकते हो, कहीं भी। राजा कहीं भी मान सकते हो, कहीं का मतलब कहीं भी नहीं मान सकते, चारों में से एक पॉइंट पे मान लो। यहाँ पे मानो, यहाँ मानो, यहाँ मानो, यहाँ, चलो यहाँ पे मान लेते हैं, थोड़ा आसान, जैसे कि आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझना आसान होता है तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक, ओके, हमने मान लो यहाँ पे ओरिजिन मान लिया। समझ रहे हो ना? अरे समझ भी तो रहे हो। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। ये यम स्क्वेयर का जो ये जो साइड है, मान लो साइड है ए ए ए ए ए ए, तो ये यम 2 यम से कितना दूर है? ए से। यहाँ पे आए, यहाँ से ये कितना दूर? ए पे। यहाँ से ये कितना दूर? ए पे। यहाँ से ये कितना दूर? ए पे। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स एक्सिस में कितना दूर? ए। वाई एक्सिस में 0। इधर ये वाला एक्स एक्सिस में कितना दूर? 0। एक्स एक्सिस पे कहाँ पे? 0। वाई एक्सिस में कितना दूर देंगे? 0, ए। ठीक, 0, ए। ठीक, ये वाला ए, एक्स से कितना दूर? ए। एक्स से कितना दूर? ए। वाई से कितना दूर? ए। ए, कोऑर्डिनेट मिल गए। अब अपने पास 4 कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कॉम कैसे निकालोगे? अब एक्स कॉम को निकालना पड़ेगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाय क्या? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। y को कैसे निकालना पड़ेगा? y को हमको सिमिलरली m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइडेड बाय क्या? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। क्या सही बात? लगाओ फिर एक्स कॉम वाला फार्मूला। एक्स कॉम इज इक्वल टू, देखो m1 कौन है अपना? ये है अपना m1। ये कौन है? m2। ये कौन है? m3। और ये कौन है? m4। हाँ बोलो, m1 की कीमत कितनी? m इंटू उसके लिए x कोऑर्डिनेट x1 y1 क्या है? ये x1 y1। ये कौन है? x2 y2। ये कौन है? x3 y3। और ये कौन है? x4 y4। बात तो समझ रहे हो कैसे निकालना है? बोलो, ये x कॉम की कीमत m इंटू x1 की कीमत कितनी? 0 प्लस m2 की कीमत कितनी? 2m इंटू या 2m इंटू x2 की वैल्यू क्या? a। ओके, प्लस m3 की कीमत क्या? 3m इंटू x3 की कीमत क्या? फिर से a, प्लस m4 की कीमत क्या? 4m इंटू x की कीमत क्या? 0। x की कीमत क्या? 0। होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, यानी m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। दिस इज इक्वल टू, ये तो हो गया भाई साहब 0, ये भी हो गया 0। कौन कौन बच्चे देखो, यहाँ पे बचे 2 माह, यहाँ पे बची 3 माह, 3 माह 2 माह 5 माह, राजमा नहीं 5 माह। ओके, यहाँ पे 3m, ये 3m 6m और 4m 10m। यम ने यम को काटा तो यही आया a/2, 5 2 10। यानी एक्स कॉम की कीमत आपको क्या मिली? a/2। थोड़ा चेक करके भी देखो a/2 पे सही आ रहा है क्या? यानी एक्स एक्सिस पे समझ रहे हो ना, यहाँ से इस साइड में आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आने वाला है? a/2 पे। ये कहाँ पे? इतना है a/2 कहाँ होगा? यहाँ पे, राइट।
एक्स एक्सिस में वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब वो सेंटर पे आया। अब मास डिस्ट्रीब्यूशन देखो, m 2m 3m 4m, मास डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग था, सेंटर पे क्या आया? हाँ, एक्स एक्सिस का अगर मास देखोगे, एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे 4 और 1 5, यानी इधर कितना है 5m, और इधर देखो वहाँ से ए दूरी पे 3 और 2 5m, यानी कि इधर भी 5m था, इधर भी 5m था, तो सेंटर ऑफ मास स्वाभाविक है कहाँ पे आएगा? सेंटर पे, a/2। क्या बात चमकी? अब यही दिमाग यहाँ पे मत लगाओ, y में, है कि नहीं? पहले निकाल लो, उसके बाद सोचो। देखो यहाँ पे भी क्या डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, 4 और 3 7, नीचे 2 और 1 3, ऊपर 7 है, नीचे 3 है, नीचे 3 है, ऊपर 7 है, 3 है, ऊपर 7 है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? a। अगर ऊपर 7 नीचे 3, तो स्वाभाविक है क्या आधे पे आएगा? आधे से थोड़ा ऊपर आएगा। कहाँ पे आएगा पता नहीं, अब चेक करके देखना पड़ेगा। तो हमने कहा y कॉम इज इक्वल टू, y कॉम की कीमत निकालो। y कॉम का फार्मूला m1 क्या है? m इंटू उसका y कोऑर्डिनेट 0 प्लस m2 क्या है? 2m इंटू उसका y कोऑर्डिनेट भी 0 प्लस m3 क्या है? 3m इंटू उसका y कोऑर्डिनेट a प्लस y4 क्या, m4 क्या है? 4m इंटू उसका y कोऑर्डिनेट a, होल डिवाइडेड बाय सब बटा m 2m 3m 4m, यही तो ऐड करना है, और वो टोटल कितना हो रहा है? 10m के बराबर, राइट? m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m 10m। दिस इज इक्वल टू, देखो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, कौन बचा? 4 माह 3 माह, 4 3 माह 7 माह, 7 माह बटा 10 माह, मामा का मामा कैंसल, 7a बटा 10 इज इक्वल टू 0.7a। कितना आया? 0.7a। हमने x एक्सिस को ओरिजिन माना था, x पे अपना ओरिजिन था यहाँ पे, तो यहाँ से ऊपर, अब देखो x एक्सिस में तो पता चला कि वो यहाँ पे आने वाला है a/2 पे, x एक्सिस पे तो पता चला कि a/2 पे आ रहा है, लेकिन इधर y एक्सिस में कितना दूर जा रहा है? 0.7a। 0.7 का मतलब क्या? यहाँ पे आएगा 0.5, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 10, समझ रहे हो? यहाँ पे है 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से आपका 0.7 पे, यानी कि यहाँ सेंटर ऑफ मास आ रहा है। ओके, आपका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट यहाँ पे, x में a/2 पे इस लाइन पे, और y वाला इस लाइन पे, यहाँ पे सेंटर पे। तो आपका जो स्क्वायर था, दिख रहा है कि यहाँ पे बच्चे, ऐसा वाला, यहाँ पे था m, यहाँ पे था 2m 3m और यहाँ पे 4m, तो ये जो है सेंटर लाइन, उसके यहाँ पे कहीं पे आपका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। समझ में आई बात? इसका सेंटर में क्यों आया वो समझ में आया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस देखो 5m था, लेकिन y में ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि नीचे वाला मास कम था, ऊपर वाला मास ज़्यादा था, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया सेंटर ऑफ मास। गेटिंग इट? 100%। उतार लो, अच्छे से उतार लो। सुना है तेरे दिल पे मेरा, समझ में आ रहे हैं? हाँ, समझ में आ रहा है सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है? चलो और एक अन्य प्रॉब्लम देखते हैं प्यारा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार। मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या दिख रहा है? इक्विलैटरल नहीं दिख रहा,
हाँ हाँ, तो वेरी गुड, ये ऐसे बच्चे होने चाहिए। तुमने निकाला तो होगा ही, है कि नहीं? वेरी गुड। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऐसा मान लो। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसकी साइड सेम है, मान लो ए ए ए ए ए ए ए, और मास डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे यम, यहाँ पे यम, यहाँ पे यम। ओए होए ओए होए होए ओए होए होए। सांस गाली देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंडा। नहीं, ऐसा आसन नहीं करे इसे। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ऐसे सीरियल है ना कोई, ससुराल गेंडा फूल? हाँ, बहुत महिलाएं बहुत देखती रहती हैं ससुराल गेंडा फूल। और कोई थी वो 4 दिवस सासुचे, 4-5-10 साल वो सीरियल चालू, नाम क्या, 4 दिवस। और एक सीरियल अभी बीच में बढ़ता रहेगा सब। अभी लेटेस्ट में तो एक सीरियल का हमने एडवर्टाइज देखा, उसने फिजिक्स की पूरी बैंड बजा दी। हाँ, एक औरत कुछ जादू करती है, च्याव 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 छू, और चांद को ही फेंक देती है। हाँ, चांद को ही फेंकती है, और फिर डायलॉग चांद चांद, हाँ मून फेंक देती है। धरती के ऊपर से उसने मून को फेंक दिया। अब फेंकने के बाद बोलती है, जो सच्चा प्यार मुझसे करता है वही इस चांद का टुकड़ा लेके आएगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक इंसान जीप लेके चला जाता है चांद पे। देखा है क्या? हो जीप लेके चांद पे जा रहा है, और चांद को एक रस्सी फेंक के बांध रहा है, और रस्सी से चांद को तोड़ रहा है। अरे क्या! न्यूटन, आइंस्टाइन, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए ना, अगर जिंदा होते थे तो फांसी ले लेते थे वो देख के। जहर पी ले, इंड्रेल पे लाते, इंड्रेल। हाँ, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी। बहरहाल जाने दो, जो भी है। हाँ ठीक, आ जाओ, चलो 1 2 3। 1 2 3 के बाद का रूल आपको पता होगा, नहीं होगा तो छोड़ दो। चलो ध्यान दो, मुद्दे पे आते हैं। तो अपन कहाँ पे थे? हाँ, ससुराल गेंडा फूल नहीं, वैसा नहीं करने का। हाँ, वैसा वो चिट्ठियाँ विट्ठियाँ आप तो नहीं लिखता? हाँ वेरी गुड। क्या चिट्ठी खा लेता है क्या? चिट्ठी लिखता है और नहीं किसी को दी तो खा लेता है? ऐसा नहीं करने का। दूसरे दिन फिर चिट्ठी का क्या हाल होता होगा, ऐसा कभी नहीं करने का। ध्यान दो, यम यम यम, 3 यम दिए गए हैं। क्या दिया है? यम यम यम, 3 यम दिए गए हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 यम, 3 मास हैं, यम 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 कितने भी हो सकते हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो, सभी सेम है लेकिन। और इक्विलैटरल ट्रायंगल पे दिए हैं ए और ए। अब सवाल है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? एक बहुत लॉजिक लगाओ। क्या ये बॉडी का मास जो है यम 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 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो क्या सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट सेंटर पे आएगा? सेंटर पे? सीधी सीधी बात। हाँ बिल्कुल गलत। हाँ वेरी गुड, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सेंटर पे आएगा किस लिए? केवल यक्स के लिए, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अलॉन्ग अगर यक्स देखोगे तो देखो, इधर भी सेम इधर भी सेम, यानी यक्स के लिए ये क्या बोलते हैं आपका वो बायो में, बायलैटरल सिमेट्री। सही है ना? बायलैटरल सिमेट्री यक्स में तो है, लेकिन अगर मैं आधे से इसको काटूं वाई में है क्या? नहीं। यानी वाई में सेंटर ऑफ मास, ज्यादा मास किधर है? नीचे की तरफ, 2 यम, यानी सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ आएगा आधे से। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ध्यान दो, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मानते हैं ओरिजिन को, ठीक। यहाँ पे ओरिजिन माना तो यहाँ पे पॉइंट क्या आया? 0 0। यहाँ से ये आगे यक्स में कितना आगे? यक्स में कितना आगे? ये, और वाई में 0। अब ये a/2,
यक्स में कितना आगे, यक्स में कितना आगे a/2, लेकिन y में कितना आगे a, ये तो ओरिजिन से ये है, y में कितना आगे, y में कितना आगे वो तो हमें इस लाइन से कितना ऊपर है वो लेना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। तो वही अपना वेक्टर वाला लगाओ फार्मूला बच्चों। ये अगर ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो इस ए को जो कि ये है इसको इसके अलोंग तोड़ो, तो यहाँ पे उसका एक कंपोनेंट, ए का एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, कौन, ए साइन 60, क्योंकि ये थीटा इधर है, थीटा इधर है तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, एक इधर की तरफ आएगा ए कॉस 60 और एक इधर की तरफ आएगा ए साइन 60। ए साइन 60 कितना होगा, ए इंटू साइन 60 इज √3/2, यानी यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी ये वाली ये वो कितनी है √3a/2। नहीं समझे क्या, समझे। और ये भी देख लो, ये वाला ये वाला इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है, उस कंपोनेंट का क्या नाम है, ये cos 60 और cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये आया a/2। देखो ये a/2 आया कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, कि गया ऊपर से, अरे वेक्टर लगाया, वेक्टर का रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट अपना उससे निकाल लिया। तो ये आ रहा है y में √3/2 a और ये आ रहा है a/2। अच्छा, ये है अपना x1, ये है y1, ये है अपना x2, ये है y2, ये है अपना x3, ये है अपना y3, और मासेस तो सब बहरहाल सेम है, तो m1 m2 m3 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो x को हम निकालते हैं, x को हम आएगा m1 इंटू x1, x1 की वैल्यू 0 प्लस m2 की वैल्यू m इंटू x2 की वैल्यू a प्लस m3 की वैल्यू m इंटू x3 की वैल्यू a/2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी m प्लस m प्लस m 3m। दिस इज इक्वल टू, ये तो हो गया बच्चों बहरहाल 0, यहाँ पे बचा ma प्लस हाफ ऑफ ma डिवाइडेड बाय 3m, राइट। एक ma और आधा ma कितना हुआ 1.5 ma, यानी कि 3/2ma होल डिवाइडेड बाय 3m। 3 ने 3 को काटा, m ने m को काटा, तो कौन बचा 1/2a, तो a/2 इसको आप लिख सकते हो। यानी x कॉम पे देखो, x एक्सिस पे अगर इसको तोड़ोगे तो ये सिमेट्रिकल है, इसका मतलब ये तो स्वाभाविक था कि x एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आने वाला है a/2 पे आने वाला है, a/2 पे आ गया। x एक्सिस में ये सिमेट्रिकल है ना बॉडी, समझ पा रहे हो क्या, ये जो बॉडी है अगर x में तोड़ोगे तो ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम है, इसका मतलब x एक्सिस पे मास कहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ मास, वो तो a/2 पे ही आएगा, इस लाइन पे कहीं पे। अब y में किधर आएगा, तो अगर आधे से तोड़ोगे तो ऊपर वाला नीचे वाला सेम नहीं है, ऊपर 1 m है, नीचे 2 m है, यानी कि इससे कुछ नीचे आएगा वो। अब कहाँ आएगा वो भी निकाल लेते हैं। ये आया आपका x कॉम, y कॉम इज इक्वल टू, y कॉम की कीमत क्या आएगी बच्चों, ध्यान दो, y कॉम इज इक्वल टू m1 y1 की कीमत 0 फिर से, प्लस m2 y2 की कीमत कितनी फिर से 0, प्लस m3 y3 की कीमत कितनी √3a डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 3m हो जाएंगे। ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, कौन बच रहा है देखो, m से m कट गया, उधर बचा 3√a/2 इंटू 3, ये नीचे वाला, राइट। ये अंडर रूट वाले 3 का मैंने आपको 100 बार समझाया है, ऊपर √3 आया, नीचे 3 आया, तो ऊपर वाले को हटाओ, नीचे वाले को रूट में डालो, तो ये आया a डिवाइडेड बाय 2√3 पे। इसी को बोल सकते हो 0.5a डिवाइडेड बाय √3। ओके, अब 0.5a
डिवाइडेड बाय √3 करोगे, ये जो 0.5 a आ रहा है डिवाइडेड बाय 1.73 डिवाइड करोगे तो जहाँ तक कि 0.5/1 यानी और छोटी वैल्यू हो जाएगी। 0.5 यहाँ पे है, उससे कहीं नीचे शायद यहाँ पे कहीं पे आ जाए, समझ रहे हो। x में तो इस लाइन पे आया, y में कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। यानी एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो आपका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे तो आ रहा है, y पे कहीं पे यहाँ पे आ रहा होगा। गेटिंग इट? 100%, 202% उतार लो। प्यार कई सवालों को आसान करने के लिए और एक मेथोडोलॉजी है। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी कहानी हमारी। ये ज़रूरी नहीं जा मिले, जा मिले। सही है ना? सही है। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें, मंजिलें। ठीक, आओ मुद्दे पे। दो पार्टिकल सिस्टम है बच्चों। क्या है? दो पार्टिकल सिस्टम। हाँ, जो सोए हुए थे थोड़ा जाग जाएं, है कि नहीं। कभी कभी तो लगता है हमें गाना गाने की वजह से ही सो रहे हो। हाँ, हालांकि उठाने के लिए बोलते हैं आपको, थोड़ा सा कर्कश आवाज़ सुनाई दे तो उठ जाओ, लेकिन वो आप तो सो रहे हो, मधुर लग रहा है आपको शायद। हाँ, अभी बात करते चलना है। दो पार्टिकल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? 2 पार्टिकल सिस्टम। मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल दिया मास m1 वाला, एक पार्टिकल यहाँ पे दिया मास m2 वाला, और दोनों के बीच की दूरी दी d या r, जैसे कि अभी तक अपन r से ले रहे थे, r दे दी। आपको बोला सेंटर ऑफ मास यहाँ से उधर कितना होगा। आपने इसको ओरिजिन माना। क्या माना? ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से उधर के लिए अगर ओरिजिन मानो तो ये कितनी दूरी पे बोलो? x में r दूरी पे, y में 0 दूरी पे। तो अपन फार्मूला लगाएंगे सेंटर ऑफ मास का, r कॉम का। r कॉम इज इक्वल टू, या डायरेक्टली बोलो x में ही चल रहा है तो x कॉम बोलो। x कॉम इज इक्वल टू m1, यहाँ पे ओरिजिन है तो ये 0 हो जाएगा, रह जाएगा m2 इंटू r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओए होए, ध्यान दो, बहुत प्यारी चीज़ पता चली। अगर इसको ओरिजिन मानो, इधर से उधर सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो डायरेक्ट बोल दो इधर वाला m2 इंटू डिस्टेंस r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर पूछे इधर से, ये अगर ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है, इधर से सेंटर ऑफ मास इधर कहाँ पे लाई कर रहा, तो बोल दो क्या, m1 r डिवाइडेड बाय m1 प्लस, खत्म। जैसे कि मान लो हमने कहा था एक मास है m, दूसरा मास है 2m, और दोनों के बीच की दूरी थी 3। ऐसा ही था, याद आ रहा है क्या? ऐसा ही सवाल था पहला वाला, 3 मीटर। तो डायरेक्ट बोल दो इधर से उधर की तरफ सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसको उठाओ 2m इंटू उसका डिस्टेंस 3 अपॉन m प्लस 2m, 3m। m ने m को काटा, 3 ने 3 को काटा, जवाब आया 2। आया क्या? समझ में आया? यानी ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मान लो यहाँ पे मैंने कहा एक 4m मास है, यहाँ पे एक 7m मास है। ऊपर है 4m, नीचे है 7m। एक केस में कितना था ऊपर और नीचे में? एक में 7 था,
7 ऊपर था क्या? हाँ, ऊपर में 7 यम, नीचे में 3 यम। हमने कहा यहां से इधर की दूरी निकालो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था वो बोलो। यही था? श्योर, पक्का? ये था कि कुछ अलग था? यही था? इधर ध्यान दो, हाँ इधर ध्यान दो। इस केस में क्या होगा, इधर से सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई कर रहा है? ऊपर वाला 7 यम गुना डिस्टेंस ए डिवाइडेड बाय 7 + 3 10 यम। यम ने यम को काटा, 0.7 ए आया। समझ गए? यानी इतना टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा ये 2 पार्टिकल सिस्टम वाले फार्मूले लगाओ और उससे सवालों को हल करो। क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है? अब इधर ध्यान दो, सवाल अब देते हैं। इस सवाल को अपने मेथोडोलॉजी से पुराने वाले अगर सॉल्व करते बैठोगे तो दिमाग थोड़ा सा कचरा हो जाएगा, और अगर ये तरीका लगाओगे तो आसानी से 2 मिनट में इसको सॉल्व कर पाओगे। मान लो यहाँ पे मास यम है, यहाँ पे भी मास यम है, यहाँ पे भी मास यम है, यहाँ पे भी मास यम है, यहाँ पे मास यम है, यहाँ पे भी मास यम है, यहाँ पे भी मास यम है, यहाँ पे भी मास यम है, सब तरफ यम 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 है। और अगर ये ए है, 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 ये अगर ए ए ए ए ए ए है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर में। कहाँ पे होगा? एग्जैक्ट सेंटर में। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे तुमको सवाल देना है बदल के, अब मैंने बदल दिया। अब इधर 2m 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 है और साइडें तो भाई साहब सब ए ए ए ए ए ए ए ए है। क्या अब भी सेंटर में होगा? नहीं, सेंटर से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि सामने की तरफ, ये तो समझ पा रहे हो ना क्या चल रहा है? जैसे कि मेरे पास क्या कोई डबड़ा है, इधर ध्यान दो। मान लो इसी की बात चल रही है। हालांकि इसकी सब साइडें ए है, इसकी नहीं है, मान के चलो, लेकिन ये स्क्वायर है। ओके, तो स्क्वायर के इतना ही इसको क्या बोलते हैं? क्यूब है। क्यूब के इतना ही इसको कंसिडर करके चलो। है क्यूब अपने पास? कहाँ पे बताओ? अरे ये हो, यही तो खासियत है। ये आईआईटी वाईआईटी करने वाले जो बच्चे होते हैं, होनहार बच्चे, ये ऑलवेज क्यूब रखा करते हैं। होशियार बच्चे, वेरी गुड। इधर ध्यान दो। मान लो इसकी सब साइडें क्या हैं? ए ए ए ए ए ए हैं। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? एग्जैक्ट एट द सेंटर, उसके अंदर के सेंटर के पॉइंट पे। लेकिन अब मैंने सवाल को क्या कर दिया? पीछे तो मास लगा दिया मैंने, यम 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 यम। पीछे वाले तो यम 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 है, लेकिन आगे वाले 2m 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 है। आगे मास ज़्यादा है, यानी कि स्वाभाविक है। मान के चलो जो कि सेंटर पे आने वाला था ना, सेंटर पे, वो सेंटर से थोड़ा सा किधर आएगा? आगे की तरफ। सेंटर से किधर आएगा? आगे की तरफ। अच्छा, इस लाइन पे देख लो, इस लाइन पे यक्स में समझ, ये तो समझ रहे हो, एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, अरे ये कौन सा जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई, ये तो समझ रहे हो, 3 एक्सिस। हाँ, तो इधर ध्यान दो। अब ये जो चल रही है, ये कौन सी है? एक्स एक्सिस। अरे ये कौन सी है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कितना है? 2m। यहाँ पे कितना? यहाँ पे कितना? यहाँ पे कितना? पीछे कितना? यम 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 यम। मैं अगर इसको ऐसे काटूं, यक्स में मैंने काटा, तो इधर 2m 2m यम यम, इधर भी 2m 2m यम यम, यानी यक्स पे a/2 पे आएगा, एग्जैक्ट बीच में, एग्जैक्ट बीच में। इसको मैं ऐसा काटूं, ऐसा y पे काटो, y पे, तो 2m 2m यम यम, 2m 2m यम यम, 2m 2m यम यम, तो ये भी इक्वल आ रहे हैं। समझ रहे हो? ऊपर वाला मास कितना हो रहा है? 2 2 4 5 6। नीचे वाला कितना हो रहा है? 2 2 4 5 6। तो मैं ऐसा भी काटूं तो भी ये कहाँ पे आएगा? सेंटर पे, a/2 पे। ओके, यानी x में और y में
दोनों में भी कहां पे आया, x और y में दोनों में भी कहां पे आया, x और y में दोनों में भी a/2 पे है, x में भी y में भी। अब z में बोलो, z में, z के लिए सामने कितना है, 2m 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 4m, और पीछे कितना है, 2m 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 8m, आगे कितना है 8m, और पीछे कितना है 4m। यानी इस बार ये a/2 पे आएगा नहीं, सामने कितना है 8 और पीछे की तरफ कितना है 4, तो कहीं पे सामने, आधे से सामने आएगा, वही केवल निकालना यहाँ पे जरूरी है, कहाँ पे आएगा। बाकी का तो आपको पता चल गया। अगर आपको सेंटर ऑफ मास पूछता है तो x कॉम क्या आया, a/2, y कॉम क्या आया, a/2, डायरेक्ट पता चल गया। z कॉम क्या आया, यही निकालना बाकी है। z कॉम कैसे निकालोगे, सामने की तरफ कितना है, 2 2 4 2 6 2 8m, पीछे की तरफ कितना है 4m, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है a। तो यहां से सेंटर ऑफ मास कितना आगे होगा, तो वो होगा 8m इंटू ये डिवाइडेड बाय दोनों का सम, 8 और 4 12m, यम ने यम को काटा, ये आया 4 2 4 3, यानी 2a/3। क्या बात चमकी, यानी कहीं पे 2a/3 पे, यहाँ पे सामने की तरफ, यहाँ पे ये होगा, x में आधे पे, y में भी आधे पे, और z में सामने की तरफ, समझ रहे हो, z में सामने की तरफ, x में हो गया आधे पे, y में भी हो गया आधे पे, z में सामने की तरफ, इस लाइन पे सामने की तरफ, कहीं पे इस लाइन पे होगा शायद, समझ रहे हो, थोड़ा सा सामने 2a/3 पे, कहां पे होगा 2a/3 पे। क्या बात चमकी है, पक्का 100%, उतार लो। 4 कल्याणी आहेत आमच्या क्लासमध्ये, हाई एकच पण 4च्या बराबर है, और एक इससे रिलेटेड। कभी कभी आपको सवाल में बोलेगा, मान लो यहाँ पे कोई मास है m1, r डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई मास है m2, और मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ओके। अगर मैं मास m को राइट साइड में कुछ मीटर तक हटा दूं, चंद मीटर तक, x मीटर तक, x दूरी पे लेके जाऊं, तो बोलो क्या सेंटर ऑफ मास भी हिलेगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर इसको मैं कुछ दूर हटाऊं तो सेंटर ऑफ मास हट जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास अगर मुझे नहीं हटाना है अपनी जगह से, तो मुझे इसे इधर या इधर कितनी दूरी पे लेके जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ सवाल आपको किए जाते हैं। उसके लिए पहले तो फार्मूला समझो। अपने पास फार्मूला था x कॉम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। इसको बोलते हैं, मान लो, चेंज इन सेंटर ऑफ मास। चेंज इन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इंटू चेंज इन डिस्टेंस, है कि नहीं, प्लस m2 इंटू चेंज इन डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पार्टिकल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। खेल खत्म। ऑलवेज के लिए बस इसको लगाते चलो। कई किताबों में आपको ऐसा फार्मूला दिया हुआ होगा, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। ये हर जगह पे वैलिड नहीं होता, ये भी काम का है लेकिन हर जगह पे वैलिड नहीं होता, ये हर जगह पे वैलिड है। जब सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से ना हिले, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से ना हिले, ऐसे सवाल होंगे तो ये काम में आता है। पर जनरली ऑलवेज के लिए कौन काम में आएगा, ये वाला। तो 100% ये कभी भी काम करेगा, इसलिए इसी को पढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो पांडे सर का सवाल है, डीसी पांडे किताब से। मान लो 2 kg का एक ब्लॉक है, एक 6 kg का ब्लॉक है। 2 kg के ब्लॉक को आप 2 मीटर राइट हैंड साइड में लेके गए, और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे आपको दिया है इस जगह पे। मान लो ये जो टोटल दूरी है उसमें से कहीं पे इस जगह पे आपको सेंटर ऑफ मास दिया है। सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पे रहे, सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पे रहे, वो ना बदले। इसलिए
आपको इस 2 kg वाले ब्लॉक को इधर हटाना पड़ेगा कि इधर हटाना पड़ेगा, ये सवाल है। और कितना हटाना पड़ेगा, सवाल समझ रहे हो? देखो 6 kg वाला, 2 kg वाला, स्वाभाविक है आधे से उधर की तरफ कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, और 6 kg को और इधर लेके जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास भी तो उधर ही जाएगा, राइट? सेंटर ऑफ मास भी तो उधर की तरफ ही जाएगा। तो इसको हम किधर हटाएं कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहे? सेंटर ऑफ मास को अपनी जगह पे रखना है, तो हमने कहा dx कॉम की वैल्यू कितनी हो जाए? 0। वो अपनी जगह पे रहना चाहिए, उसकी जगह ना हिले, यानी वो 0 होना चाहिए। और dxm का फार्मूला क्या है बच्चों? dx कॉम का m1 dx1 प्लस m2 dx2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ रहे हो? अगर मान लो मैं इसको मान लूँ ओरिजिन, ये दिया है हमें 3 मीटर पे। कितने मीटर पे दिया है? 3 मीटर पे। ओके, दोनों के बीच की दूरी है 3 मीटर, मान के चलो 3 मीटर की दूरी पे दिया है। तो गौर करो, ध्यान दो, m1 कितना है? 2 kg इंटू dx1 को हटाना है, इधर हटाना है कि उधर हटाना है पता नहीं है, कितना हटाना है, प्लस हमने कहा m2 की कीमत है 6 इंटू dx2 क्या है? dx2 यहां से यहां तक कितनी दूरी पे? 3 पे है, 3 मीटर पे, अपॉन m1 प्लस m2, 6 प्लस 2 8, गुणा नहीं है 8, इज इक्वल टू एक्स कॉम की कीमत कितनी? 0। तो इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 0। क्या बचा 2 dx1 इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दिया तो ये माइनस हो गया, इसको इधर भेजा तो ये 0 हो गया, इसको उधर भेजा तो ये माइनस हो गया। 6 गुना 3 18, कैसा? माइनस। तो dx1 इज इक्वल टू माइनस 18/2 बराबर -9 मीटर। यानी आपको 2 kg को 9 मीटर माइनस आया, इसका मतलब पीछे हटाना पड़ेगा। किधर हटाना पड़ेगा? पीछे। अगर सेंटर ऑफ मास को यहीं पे रखना चाहते हो, ये अगर 2 मीटर, अरे ये गलती शायद हमने कर दी। क्या गलती कर दी? हम इसको कितना हटा रहे थे? 2 मीटर हटा रहे थे, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया ना, है कि नहीं? डिस्टेंस बिटवीन दोनों का लिया हमने, हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 नहीं लेना है, हमने इसको हटाया 2 मीटर, चेंज इन डिस्टेंस है ना ये, तो ये है 2, तो ये हो जाएगा 12, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? -12, और ये अगर -12 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -6 मीटर। क्या बात समझ में आई? क्या गलती हुई थी? ओके, अनफॉर्चुनेटली अपन इसको 3 मीटर लेते, दोनों के बीच की दूरी का हमें कोई लेना देना नहीं है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है। 6 मीटर को आप कितना हटाए? dx1 dx2, है कि नहीं? इसको कितना हटाए? dx1, इसको कितना हटाए? dx2 कितना है? 2 है, तो ये है आपका 2 मीटर। 6 2 12, तो 12 को उधर भेज दिया, -12 हो गया। 2 इंटू dx इज इक्वल टू 12, तो dx इज इक्वल टू -6, यानी आपको इसको पीछे लेना है। कितना? 6 मीटर। अगर आप इसको 6 मीटर पीछे लेते हो तो आपका सेंटर ऑफ मास आपकी जगह पे रहेगा। इसको सामने लेना पड़ेगा 2 मीटर और इसको पीछे लेना पड़ेगा 6 मीटर। समझ में आता है क्या? देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर कभी जिम में गए हो तो ऐसे रॉड होते हैं, रॉड, उस रॉड के ऊपर आप वज़न डालते हो, है कि नहीं? मान लो आपने यहाँ पे एक वज़न डाला हुआ है, ये ऐसा रॉड है, यहाँ पे आपने वज़न डाला हुआ है 2 kg का, और यहाँ पे वज़न था आपका 6 kg का, और अब जो सेंटर ऑफ मास था आपका, मान लो यहाँ पे था, मान लो यहाँ पे है। समझ में आया? थोड़ा सा उसकी तरफ है। आपने इसको 2 मीटर से हटाया, इधर कितना हटाया? 6 kg वाले को 2 मीटर हटाया, तो इसको कितना हटाओगे ताकि सेंटर ऑफ मास, यानी आपने जहां पे पकड़ा है ना, बैलेंस सीधा सीधा रहे। आप उसको अगर 6 किलो को इधर की तरफ हटाओगे तो आपने जहां पे पकड़ा था वो बैलेंस ऐसा होता जाएगा,
आपको बैलेंस नहीं हिलने देना है, आपको इसके वजह से बैलेंस ना हटे, इसकी वजह से 2 को उधर लेके जाना पड़ेगा। कितना लेके जाना है? तो इसको इधर लेके जाना है आपको 6 मीटर, समझ रहे हो? इसको आपको इधर की तरफ लाना पड़ेगा 6 मीटर। वो अगर 2 से उधर लेके जाओगे, वो 2 से उधर लेके जाओगे, एक 2 से इधर लेके जा रहे हो, तो 6 से इसको 2 को इधर लेके जाना पड़ेगा, तब जाके फिर से आप उसको सही संभाल पाओगे। अन्यथा वो या तो इधर गिरेगा या तो इधर, आमतौर पे तो 6 की तरफ गिरेगा, क्योंकि अपन उधर की तरफ उसको धक्का दे रहे थे। क्या बात समझ में आई है? 202%, कोई दिक्कत? 100%। और इसकी कुछ समस्याएं लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, यहीं पे इसको रुकाते हैं, उतार लो।